नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ न्यूज रिव्यूज। मैं दलजीत कौर वजीर हाजिर हूँ अपने शो चिट चैट विद दलजीत वजीर में। व्यूअर्स, आज मेरे साथ शो में मौजूद हैं जाने माने आरटीआई सोशल एक्टिविस्ट और सिख नौजवान लीडर सरदार बलविंदर सिंह जी। सर, यू आर वेरी मच वेलकम इन आवर चिट चैट शो। थैंक यू दलजीत जी, थैंक यू। वेलकम सर। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप कब और कैसे आरटीआई के प्रति अवेयर हुए। दलजीत जी, आरटीआई पूरे हिंदुस्तान में 2005 में आया, लेकिन हमारी रियासत में 4 साल के बाद आया। लेकिन जब पूरे हिंदुस्तान में आया तो हमने लोगों को देखा जो आरटीआई का इस्तेमाल करते थे, कैसे कैसे उन्होंने बड़े बड़े स्कैम्स निकाल के, एक्सपोजर निकाल के, पब्लिक अथॉरिटीज में जो करप्शन थी उनके लिए, उनके आगे ये कैसे एक रामबाण साबित हुआ। बहुत ही पावरफुल टूल इस्तेमाल हुआ। तो तभी से मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, इसको स्टडी करना शुरू कर दिया था। और ये आरटीआई है क्या, इन्फॉर्मेशन होती क्या है, किसकी डिपार्टमेंट से ली जाती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो पब्लिक अथॉरिटीज में आते हैं, के दायरे में आते हैं। तो ये सारा एक्ट पढ़ना शुरू किया था। और जब 4 साल के बाद जम्मू कश्मीर में 2009 में आया अप्रैल में, तो उसके बाद पहले से ही मैंने तैयारी कर रखी थी। तो इसके आते ही कुछ ही दिनों के बाद ही हमने आरटीआई डिपार्टमेंट में लगानी शुरू कर दी और काफी हद तक सफलता भी मिली। सर, इसको लागू करवाने में आपका अहम रोल रहा है। देखिए, जो हमारा लागू करने में उस वक्त मैं इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। जो बाद में लोग हमें मिले, जैसे अरुणा राय जी हैं, वजाद हबीबुल्ला जी हैं, ये हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल थे। तो ऐसे कुछ लोग जो बाद में हमारा उनके साथ मिलना जुलना हुआ, तो वो लोग इसके मेन ड्राफ्ट में थे। निखिल डे हैं हमारे राजस्थान से, तो वो लोग इसके ड्राफ्टिंग में रहे। तो उन्होंने ही जम्मू कश्मीर में ड्राफ्टिंग में उन्होंने मदद की और ड्राफ्टिंग करके जम्मू में 2009 में ये लागू किया। ओके सर। सर, आरटीआई से आपने सेल्स टैक्स के ऊपर टीआईएल भी लगाई थी, जिसके बाद स्टेट को काफी टैक्स भी कलेक्ट हुआ। उस टीआईएल का प्रेजेंट स्टेटस क्या है? देखिए, 2011 में ही मैंने 2011 में 11 में नहीं की, 10 में ही मैंने आरटीआई लगा दी थी सेल टैक्स डिपार्टमेंट में। वहां से सिर्फ ये जानने की कोशिश की थी, क्योंकि हम रोज न्यूज़पेपर्स में, पेपरों में, टीवी चैनल में पढ़ते थे कि बहुत से बिजनेस हाउसेज ऐसे हैं जिन्होंने सरकार का 30-32 करोड़ रुपया सेल टैक्स का देना है और वो नहीं दे रहे। तभी मेरे मन में आया भाई क्यों ना यहाँ पर आरटीआई लगा के डिटेल मांगी जाए और पब्लिक डोमेन में फिर लाया जाए भाई कौन कौन से लोग डिफॉल्टर हैं और सरकार उनके खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं करती। तो जो जवाब निकल के आया मेरी आरटीआई में, वो बड़ा ही सरप्राइजिंग था कि 1200 करोड़ का स्कैंडल निकल के बाहर आया। उसके बाद फिर मैंने वो पीएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कोर्ट में लगाई। कोर्ट में कम से कम 3-3.5 साल चली और कोर्ट की मॉनिटरिंग में ही कुछ 440 करोड़ की रिकवरी हुई। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी आरटीआई की। मेरा इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन मेरे पास एक पावरफुल टूल था आरटीआई, जिसको इस्तेमाल करके आरटीआई ना होती तो ये चीजें मैं नहीं कर सकता था। तो सरकार को 440 करोड़ का फायदा हुआ। तो उसी के ऊपर एक कमिश्नर सेक्रेटरी, जो सेल टैक्स कमिश्नर सेक्रेटरी थे, क्याफत रिजवी साहब, उन्होंने मेरे एक एप्रिसिएशन लेटर भी मुझे दिया और ऊपर जीएडी को भी लिखा भाई इस शख्स को कहीं ना कहीं सोशल कैटेगरी में कुछ अवार्ड दिया जाए क्योंकि इसने बहुत बड़ा एक काम किया है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। वो फर्स्ट पीएल थी। उसके बाद मेरी 5 पीएल और लगी है, जो एक हेल्थ के ऊपर अभी भी मेरी कोर्ट में चल रही है। जी सर, ड्यूरिंग पैंडेमिक आपने मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में काफी सारे आरटीआई लगाकर लोगों को अवेयर किया। उन सब आरटीआई के बारे में डिटेल्स में बताएं। देखिए, मैं कहूँगा कोरोना में आरटीआई तो मैं बाद में लगाई, लेकिन कोरोना काल में जब सबसे पहले ये शुरुआत हुई तो सरकार ने तो ये दावे किए थे कि जम्मू कश्मीर में वो वार फुटिंग्स पे उसने तैयारियां करके रखी हैं। लेकिन जो ही कोरोना की पहली ही डेथ जम्मू में हुई, वो एक सरदार जी थे, सीबीआई में थे, वो शायद आईबी में, मॉडल टाउन में रहते थे। जब उनकी डेथ हुई तो उनकी क्रिमेशन करने के लिए मैं, जैसे जम्मू में क्रिमेशन ग्राउंड है शास्त्रनगर, मैं वहां भी कमेटी का चेयरमैन हूँ। तो हमें पुलिस डिपार्टमेंट से फोन आया, एक सरदार जी की कोरोना में डेथ हुई है, हम उसकी क्रिमेशन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कीजिए। लेकिन बाद में डीसी जम्मू सुषमा चौहान थी, उन्होंने डिसाइड किया नहीं जी यहाँ नहीं, हम इसको तवी के किनारे जाके ले जाएंगे, जोगीगढ़ में। जब वो रात को जोगीगढ़ लेकर गए, वहां की कारपोरेटर ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने वहां पर उसकी क्रिमेशन नहीं करने दी, उसको वापस बॉडी को मोर्चरी में ले गए। तो रात को फिर लेट मुझे फोन आया, भाई आप सुबह जल्दी करना चाहते हैं। मैं कहा जी बिल्कुल कीजिएगा, मुझे कोई इतराज नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम था कि कोरोना पेशेंट की डेड बॉडी से कोई भी कोरोना फैलने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये चीजें क्लियर कर दी हैं कि डेड बॉडी से कोरोना नहीं फैलता, बशर्ते उसको हग नहीं करना, इसको किस नहीं करना। तो मैंने लो कर दिया। जब दूसरी एक डेड बॉडी, एक और डेथ हुई, तो उसको
सिदड़े में जाके तवी के किनारे क्रिमेशन करने की कोशिश की गई और उसके 2 नेफ्यू जो थे, जड्डू फैमिली, कश्मीरी पंडित फैमिली थी, उनको जब इन्होंने पीपी किट डाल दी तो उनको 45, 42, 43 डिग्री टेम्परेचर में जब पीपी किट डाल दी, उसके बाद गाड़ी वो खराब होगी, उनको कहा गया गाड़ी को धक्का लगाओ, वो दोनों गिर के कोलैप्स हो गए। उसके ऊपर इंक्वायरी भी बैठी। तब मैंने जाके सब पहला प्रोटेस्ट अपना किया कि अगर सरकार कहती है कि हमने बहुत बड़ी तैयारी की, तो सरकार को पता था अगर कोरोना वायरस फैलेगा तो डेथ्स भी जरूर होगी, अगर डेथ्स होंगी तो उसकी क्रिमेशन कहाँ की जाएगी। फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-3 बार की, सरकार को मैंने काफी कोसा। फिर मुझे मजबूरन चीफ जस्टिस जे हाई कोर्ट को एक लेटर लिखनी पड़ी, भाई ये डिग्निफाइड क्रिमेशन होनी चाहिए। जिन लोगों की डेथ होती है उनको बड़ा खज्जल किया जाता है, बड़ी उनकी डेड बॉडी के साथ बेइज्जती की जाती है, नालों के खिलाफ, नालों के पे, तवी पे कैसे कैसे उनकी क्रिमेशन की जाती है। तो ये एक मैं समझता हूँ बड़ी बदकिस्मती है हमारी। तो इसके लिए कोई ना कोई क्रिमेटोरियम डेजिग्नेट किया जाए। तो मेरा उसके ऊपर उन्होंने सूर्यमुखी संज्ञान लेते हुए, और एक और पीएल भी थी, उन्होंने दोनों को मिक्स करके एक अपनी जजमेंट दी, भाई आप डेजिग्नेट कीजिए। तो फिर सरकार ने जाके जम्मू में 4 डिस्ट्रिक्ट वाइज डेजिग्नेट किए गए और उनको कहा गया भाई डिग्निफाइड क्रिमेशन होनी चाहिए, तवी के किनारे या नाले के किनारे पर क्रिमेशन नहीं होगी, जो प्रॉपर प्लेस है क्रिमेशन का वहीं पर की जाएगी। फिर वो ऑर्डर निकला। उसके साथ एक और क्रिमेशन इसी के ऊपर, कोरोना के ऊपर मेरी एक मैंने पिटीशन कोर्ट में डाली। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में शुरू में तो लोगों के घर वाले, बच्चों ने भी, फिर जिसकी अगर किसी की डेथ होती थी, घर वाले भी दूर भाग जाते थे, क्रिमेशन के लिए कोई नहीं आता था। तो मैं फख्र से कहता हूँ कि मेरी थोड़ी अवेयरनेस की कमी थी लोगों में। देखिए, मैंने एलजी साहब को लिखा, उस वक्त गवर्नर साहब को पहले लिखा, भाई लोगों को सेंसिटाइज कीजिए। मैंने जम्मू मेयर साहब को कहा, मैंने डिप्टी मेयर को कहा, मैंने सबको लेटर्स लिखी, भाई आप पब्लिक को सेंसिटाइज कीजिए कि डेड बॉडी से की क्रिमेशन से कोई कोरोना नहीं फैलता। तो ये आप अपने से नहीं कहेंगे, जो एक रूल एस्टेब्लिश किए हैं WHO ने या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने कहा जी कोरोना की डेड बॉडी की क्रिमेशन से फर्क नहीं पड़ता। आप उसके नियर एंड डियर्स को उसका चेहरा देखने दोगे, वो अपना जो धार्मिक रीति रिवाज है, पाठ करना है, रामायण गीता पढ़नी है, कुछ भी करना है, वो कर सकते हैं। सिर्फ उसको नहला नहीं सकते, उसको किस नहीं कर सकते, उसको हग नहीं कर सकते, बाकी उसका चेहरा देख सकते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं देखने देते थे। तो ये मुझे था अफसोस पर, अगर मिनिस्ट्री यूनियन मिनिस्ट्री कहती है देख सकते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कौन होती है उनको रोकने वाले। उसके लिए फिर मैंने एक पिटीशन पीएल कोर्ट में की पिटीशन दायर की। तो मेरी उस पिटीशन के ऊपर फिर जजमेंट आई, उन्होंने लिखा भाई जो WHO कहती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कहती है, उसके हिसाब से ही आप चलोगे, आप उसके नियर एंड डियर्स को हरासमेंट नहीं करोगे। तो उसके बाद, उससे पहले मैंने एक बात और की कि जब डेथ होती थी उसको पॉलिथीन में पैक करके जला दिया जाता था, घर वालों को नहीं देखने दिया जाता था। मैंने एक प्रपोजल दिया और मैंने खुद वो पॉली पैक, डेड बॉडी के पॉली पैक दिल्ली से मंगवाए 25-30 पीसेस। मैंने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को वो एक गिफ्ट के क्या कह लीजिए उनको दिया, तो ये मैं आपको सैंपल के तौर पे दे रहा हूँ। इसका चेहरा 2x2 का ट्रांसपेरेंट है, घर वाले कम से कम चेहरा देख सकते हैं। तो सोशल सिविल सोसाइटी से मुझे बड़ा अप्रिसिएशन मिला उस चीज के लिए, भाई आपने बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद मैंने J&K मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को कहा कि ये सैंपल हैं, आप ऐसे और मंगवाइए। तो फिर वहां पर यशपाल जी हैं, बहुत ही अच्छी बात सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। उन्होंने कम से कम 500 वो मंगवाए। उसके बाद लोगों का कम से कम वो काम आसान हुआ कि वो चेहरा देखने लगे, और मेरी पीएल के बाद भी लोगों को चेहरा देखने की इजाजत दी गई। तो ये कुछ काम किए थे। बाकी अगर बाकी एलजी साहब को लिखा था, पूरे हिंदुस्तान में रेट पहले RT-PCR टेस्ट के 4500 था, जम्मू कश्मीर में कम नहीं किया गया था, दिल्ली में कम हो गया था, हरियाणा में, पंजाब में। मैंने एलजी साहब से तब मुर्मू साहब को मैंने लिखा। तो मुर्मू साहब को जब मैंने लिखा तो उन्होंने मेरा उसका संज्ञान लिया। नेक्स्ट डे उन्होंने मीटिंग में जिक्र किया, भाई हमें जम्मू से एक RT एक्ट से ये लिखा है, अपडेट किया है, लिहाजा आज से ही इसके रेट स्लैश डाउन किए जाएं। तो नेक्स्ट डे रेट 2400 कर दिया गया था। तो ये चीजें कोरोना काल में जहां मुझे मौका मिला। और एक अगर आप कहें तो मैं लेटेस्ट एक आपको जिक्र कर दूं, कोरोना काल में तकरीबन लोगों की डेथ्स काफी हुई, क्योंकि इसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन की बहुत सख्त जरूरत थी पेशेंट्स को, ये रिक्वायर्ड था उनके लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज रही। तो फर्स्ट वेव में तो शॉर्टेज रही, लेकिन सेकंड वेव में PM केयर्स में काफी वेंटिलेटर्स आए। जम्मू कश्मीर में कम से कम 702 वेंटिलेटर्स जम्मू कश्मीर में आए। लेकिन मैं फिर कहूंगा बदकिस्मती ऐसी कि प्रधानमंत्री जी ने तो जो फंड इकट्ठे करके पब्लिक डिस्पोजल पे रख दिया, ब्यूरोक्रेट्स को दे दिए, लेकिन उन्होंने कहीं प्रोक्योरमेंट में कहीं ना कहीं धांधलियां की। जिससे प्रोक्योर किए उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था वेंटिलेटर बनाने का। एग्वा वेंटिलेटर, दमन वेंटिलेटर, ऐसे वेंटिलेटर परचेज करके जम्मू भेज दिए गए।
तो मुझे डॉक्टर्स ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते थे कि ये वेंटिलेटर्स पूरे प्रॉपर काम नहीं करते, लेकिन हम बोल नहीं सकते क्योंकि इसके ऊपर पीएम केयर्स लिखा है। अगर हम बोलेंगे तो हमारे खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा, हमारे पे आंच गिरेगी। तो लेकिन मैंने एक आरटीआई लगाई पूरे जम्मू कश्मीर में, भाई कितने वेंटिलेटर आए हैं, कितने कितने किस किस जगह भेजे गए, क्या जहां जहां भेजे गए क्या वहां वहां मैन पावर थी, क्योंकि इसको चलाने के लिए एनेस्थीसिया डॉक्टर का होना जरूरी है, टेक्नीशियन का होना जरूरी है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ऑक्सीजन का बैकअप चाहिए, ये चीजें मैंडेटरी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपने वहां भेज दिए तो वो सारी जिंदगी वहीं पड़े रहेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। ये चीज पूछी, उसके बाद पूछा था भाई क्या ये फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है, क्या ये डिफेक्टिव है या नहीं। जम्मू में मुझे सिर्फ ये कहा गया भाई जम्मू मेडिकल कॉलेज में 178 लगाए गए, जिसमें से सिर्फ 13 जो है नॉन फंक्शनल है, खराब है, ठीक नहीं है। लेकिन कश्मीर में एक लेडी है, डॉक्टर है, वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन में वो एचओडी हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर जवाब दिया। उन्होंने कहा जी ये एग्वा वेंटिलेटर आए, इनको हमने ट्रायल पे रन किया तो ये हीट अप हुए, हीट अप होके ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गए, तो ये पेशेंट्स के लिए रिस्क था, हमने साइड पर रख दिए। दूसरी क्वालिटी के वेंटिलेटर 125 आए, हमने उसमें से कुछ को रैंडमली चेक किया, एक कमेटी बनाई, उन्होंने चेक किया। इसका बेसिक पर्पस होता है टाइडल वॉल्यूम जनरेट करना। उन्होंने कहा जी दे फेल टू प्रोड्यूस टाइडल वॉल्यूम, हमने उनको भी साइड पर रख दिया। जो तीसरी क्वालिटी थी उसका उन्होंने कहा जी दे आल्सो फेल टू प्रोड्यूस टाइडल वॉल्यूम, दे आल्सो फेल टू जनरेट टाइडल वॉल्यूम, दे फेल टू प्रोड्यूस FiO2। ये सिर्फ वेंटिलेटर हवा ही नहीं देते, ऑक्सीजन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसका मिक्सचर कितना होना चाहिए, ये मैं समझा जम्मू के कई डॉक्टर्स को तो ये चीज मालूम ही नहीं। तो वो मैं सलूट करता हूँ स्टडी को, उस डॉक्टर को जिसने ये चीज क्लियर लिखी। भाई इस वजह से हमने इसको नहीं चलाया, हमने पेशेंट्स को रिस्क पे नहीं डाला। मोर ओवर हमारे पास ऑलरेडी इतने सफिशिएंट वेंटिलेटर थे कि हमने फिर इसको लगाया ही नहीं, हमने रिस्क नहीं लिया। लेकिन जम्मू में बिना चेक के हुए मैं तो कह सकता हूँ कि अगर वही वेंटिलेटर कश्मीर में सारे के सारे खराब निकले तो जम्मू में वो वेंटिलेटर कैसे काम के निकले, क्योंकि सर जम्मू वालों ने लगा के ऑन किया होगा, हवा देता है, ठीक है देता है, हवा की क्वालिटी क्या है, मैं कहता हूँ हवा पंखा भी देता है, हवा टायर पंचर वाली मशीन भी देती है, लेकिन उस हवा में इस हवा में कुछ ना कुछ तो जरूर अंतर होगा ना, तभी इसकी कास्ट 10-10 लाख 12-12 लाख है। तो हवा की मशीन को तो 50,000 की 1 लाख ही आ जाती है। कंटेंट मिक्सचर हवा ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए, वो ये चीजें प्रोड्यूस करती हैं। अगर श्रीनगर में नहीं प्रोड्यूस किया तो जम्मू में कैसे कर सकती हैं। फिर वो स्टोरी मेरी नेशनल लेवल पे चली थी, एनडीटीवी पे आई, द हिंदू में आई, इंडियन एक्सप्रेस ने ली, ट्रिब्यून में ली, द वायर ने लिया, सब ने वो स्टोरी चलाई। भाई ये अगर जम्मू में फिर अगर ऐसा कैसे काम कर रहे हैं, अगर कश्मीर में सारे डिफेक्टिव हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मैंने ये भी कहा था कि जम्मू में कोरोना कैजुअलिटीज ज्यादा हुई कंपेरेटिवली कश्मीर के। कश्मीर में केसेस अगर 100 होता था तो जम्मू में 50 होते थे, लेकिन डेथ अगर कश्मीर में 50 होती थी, जम्मू में 100 होती थी, डबल देन कश्मीर होती थी। तो फिर मुझे ये लगा कि ये डिफेक्टिव वेंटिलेटर्स दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर हाई मोर्टेलिटी, हाई कोविड मोर्टेलिटी रेट्स। तो अभी इसके ऊपर इंक्वायरी उन्होंने इनिशिएट किया, लेकिन मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की जो इंक्वायरी होती है वो कभी पाए तकमील तक नहीं पहुंचती, लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचती। बिल्कुल सर। J&K राइट इंफॉर्मेशन एक्ट 2009 और सेंट्रल आरटी एक्ट 2005 में से कौन सा एक्ट स्ट्रॉन्ग था और कैसे? हमारे व्यूअर्स को सेंट्रल एक्ट और स्टेट आरटी एक्ट के बारे में ब्रीफ करें सर। देखिए जो सेंट्रल का एक्ट है, सबसे बड़ी जो हमारी ताकत है इसमें, मैं वही आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो जम्मू कश्मीर का जो हमारा आरटी एक्ट 2009 था वो टाइम बाउंड था। या जब आरटीए लगाते हैं 30 दिन का टाइम है, वो सेंट्रल एक्ट में भी है। 30 दिन के बाद अगर आपको जॉब नहीं मिलता, आपने फर्स्ट अपील लगानी है, उसका टाइम 30 डेज टू 45 डेज विद रिटन एक्सप्लेनेशन भाई क्यों लेट हुआ, उसके अंदर डिस्पोजल करना है, वो सेंट्रल एक्ट में भी वही है। लेकिन आ जाके सेकंड अपील में जो सेंट्रल एक्ट है उसमें कहीं टाइम बाउंड नहीं है। हमारे J&K आरटी एक्ट में सेकंड अपील जो थी वो 60 डेज थे, 60 डेज थी। तो इसलिए हमारे जो SI थी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन थे, वहां पर पेंडेंसी बहुत कम थी, क्योंकि उनको टाइम बाउंड पे डिस्पोजल करना होता था, इसलिए पेंडेंसी नहीं थी। इसलिए हमको जवाब मिल भी जाते थे। PIO को पता होता था अगर मैं जवाब नहीं दूंगा 30 दिन के बाद ये फर्स्ट अप्रैल 30 को चले जाएगा, नहीं दूंगा फिर अगले 30 दिन के बाद ये सेकंड अप्रैल 30 में जाएगा, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ एक्शन इनिशिएट किया जाएगा, पेनल्टी इनिशिएट की जाएगी, तो उनको डर था।
लेकिन जब से ये सेंट्रल यूटी बना, ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास चला गया, तो वहां पर कभी कभी 6 महीने से लेकर 2 साल तक भी लगते हैं डिस्पोजल के लिए। तो पीआईओ को अब डर नहीं रहा, उसको पता है जवाब नहीं भी दूंगा, जब तक वहां जाएगा अपील लगेगी तब तक मेरी ट्रांसफर हो चुकी होगी, तो मुझे कौन पूछेगा। अब ज्यादातर लोगों को 70 to 80% लोगों को एग्जैक्ट जवाब नहीं मिलता और उनको एग्जॉस्ट कर दिया जाता है, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं फर्स्ट अपील लगा के। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दिल्ली तक पहुंचने की हिम्मत रखते हैं भाई सेकंड अपील हम लगाएं जाके, क्योंकि उनको यही पता लगता अगर फर्स्ट हमें आरटीआई का जवाब नहीं मिला, फर्स्ट अपील पे डिस्पोजल प्रॉपर नहीं हुआ, तो सेकंड अपील में कहाँ होगा, इसलिए वो हिम्मत छोड़ देते हैं, तो वो वहीं ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो आगे उसको फॉलो नहीं करते। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि ये सरकार ये तो कहती थी जब अपोजिशन में थी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन अब इसको खुद ये ट्रांसपेरेंसी अच्छी नहीं लगती। भाई इनको कोई सवाल करे, भाई आपने जैसे पीएम केयर्स के बारे कोई पूछता है तो ये कहते हैं हम आरटीआई के अंडर नहीं आते, भाई पैसा आपने पब्लिक से इकट्ठा किया, पीएम इसके चेयरमैन है, जो इसका ऑफिशियल एड्रेस है वो GOIN.in होता है, वो गवर्नमेंट का होता है, मिनिस्टर इसके मेंबर हैं, उसके बावजूद ये कहते हैं कि हम आरटीआई में नहीं आते क्योंकि इनको आरटीआई अच्छी नहीं लगती। हर गवर्नमेंट को जब अपोजिशन में होते हैं उनको सूट करती है। जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो इनके आरटीआई के लीगल आरटीआई के सेल बने हुए थे, ये रूलिंग क्लास को आरटीआई लगा के एक्सपोज करते थे क्योंकि इनको बरसरे इक़्तिदार में आना था। अब ये खुद अब पावर में आ गए हैं, अब इनको आरटीआई अच्छी नहीं लगती, भाई इनको कोई क्वेश्चन ना करे, इनसे कोई सवाल ना करे, इनसे कोई हिसाब ना मांगे, क्योंकि ये आरटीआई का मकसद यही था टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द पब्लिक अथॉरिटीज, तो करप्शन को कम करना। तो मैं समझता अब सरकार को ये चीजें अच्छी नहीं लगती, वो कहते हैं जो हम कर रहे हैं वो फाइनल है, हमें कोई सवाल करने वाला ना आए सामने आए, क्योंकि इनको वो लोग अच्छे नहीं लगते जो इनसे सवाल करते हैं भाई आपने ये क्यों किया, कैसे किया और कैसे हो गया। अगर कोई टेंडर निकला क्या आपने प्रॉपर टेंडरिंग की, कहीं जवाब नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में जितने भी टेंडरिंग प्रोसेस की जाती है कहीं ना कहीं से दिल्ली से डिक्टेशन आ जाती है, भाई अगर ये 6 टेंडर है तो इसमें टेंडर किसको देना है, बाकी किस किस का रिजेक्ट करना है, वो भी उस पर डायरेक्शन आ जाती है कैसे रिजेक्ट करना है, तो वो कहीं ना कहीं फिल्म सी ग्राउंड के ऊपर वो टेंडर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो तकरीबन जम्मू कश्मीर में अब टेंडर नहीं दिए जाते, लोगों को लोकली को कम बाहर वाले लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर ये चीजें आरटीआई इंप्लीमेंट इनके भी ऊपर हो तो शायद इनके ऊपर कोई चेक लगे, लेकिन इनके जवाब साल नहीं मिलते, इसलिए इनको रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सर आप अब तक कितनी आरटीआई एप्लीकेशन को फर्स्ट अपील, सेकंड अपील और फोर्थ तक लेकर गए हैं? देखिए अब पहले तो 100, 150, 200 मैंने वैसे लगा दी, तब हम कोई रजिस्टर नहीं रखते थे। अब मैं पिछले 5-6 साल से रजिस्टर लगा के रखा हुआ, उसके ऊपर मेरी जो अभी जो लेटेस्ट आरटीआई मैंने फाइल किया उसका नंबर 723 है, 723। और कम से कम अगर पहली भी मैं इंक्लूड करूं तो 1000 के करीब हो चुकी है या उससे ऊपर हो चुकी होगी। लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा है, जो मैंने जब से मैंने लिखना शुरू किया है, मैं हर एक डिपार्टमेंट बता सकता हूँ किस किस डिपार्टमेंट ने किसकी डेट को लगाई, वो 723 है, 723। उससे पहले 2-3-4 साल में बिना नंबरिंग के करता रहा, तो वो 200-300 एप्लीकेशन वो भी थी, 1000 के करीब आरटीआई। तो फर्स्ट अपील आप उसमें से कह लीजिए जो मुझे जरूरत पड़ी कम से कम कोई 150 के करीब मैंने फर्स्ट अपील लगाई होगी। तो सेकंड अपील में कुछ ज्यादा नहीं मैं गया, सेकंड अपील मुझे 8-10 ही लगानी पड़ी सेकंड अपील तक, क्योंकि एक तो हमारा ये है थोड़ा पब्लिक में थोड़ी रिकॉग्निशन हो गई है, डिपार्टमेंट वाले भी जानते हैं, काफी पुराने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, काफी देर से आरटीआई पे काम करते हैं। जम्मू में हम कुछ गिने चुने ही आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो काफी देर से 2009 से लेकर आज तक कर रहे हैं, तो पीआई को भी पहचान हो गई है, तो उनको पता है अगर इनको नहीं जवाब देंगे तो ये कहीं ना कहीं हमको दूर तक लेके जाएंगे। तो इसलिए हमें जवाब अभी भी 70, 80, 90% तक मिल जाता है, जो आम पब्लिक को नहीं मिलता। तो इसलिए हमें फिर सेकंड अपील तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वहां जाना मुनासिब ही नहीं समझते, क्योंकि वहां जाके भी 1.5-2 साल तक वेट, क्योंकि अगर आपको जरूरत किसी चीज की आज है, इन्फॉर्मेशन आज चाहिए, भूख अगर आज आपको आज लगी है तो खाना आज आपको आज चाहिए ना, तो खाना महीने के बाद कोई देगा उसका कोई फायदा नहीं। आज अगर किसी इन्फॉर्मेशन की आपको जरूरत है तो वो उसका रिप्लाई अगर आपको 1.5 साल के बाद मिलता है तो उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाती है। तो इसलिए सेकंड अपील में बहुत कम गया हूँ, हार्डली 20, 25, 30 हुई होंगी, लेकिन 150 या 200 के करीब, 150 के करीब फर्स्ट अपील में गया हूँ। आरटीआई मेरी 1000 के करीब पहुंच चुकी। ओके सर, अब तक आपने जितनी भी आरटीआई लगाई उन सब में हैरान करने वाली आरटीआई रिप्लाई कौन सी रही जिसने आपको काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया? सर मैं देखिए जी, मैं बताऊं कि काफी शुरू में ऐसी आरटीआई मिलती थी कि हम अगर पूछते थे इस मकान का रंग क्या है तो वो हमें कुछ और ही, हम पूछते थे इसकी डायमेंशन क्या है, वो हम इसका स्क्वायर फुट पूछते थे कितना स्क्वायर फुट एरिया है, वो इसका स्क्वायर फुट एरिया नहीं बता, रोड बता देते थे 200 फुट है, लेकिन एरिया वाइज डायमेंशन पूछते थे नहीं बताते थे। सबसे अच्छी एक आरटीआई मुझे
पोस्ट ऑफिस से जवाब मिला, जिसका नानक नगर में एक पोस्ट ऑफिस है, अब तो वो मॉडर्न पोस्ट ऑफिस बन गया उसके आरटीई के बाद। वहां पर लोगों के बैठने के लिए चेयर नहीं थी, जो अगर थी भी तो टूटी हुई थी। टेबल थे 2 पड़े हुए, उनकी 2 टांगें टूटी हुई थी, वो ईंटों के ऊपर रखा हुआ था। 2 पंखे लगे हुए थे, एक ही चलता था, दूसरा नहीं चलता था। तो लोगों ने मुझे कहा, जब मैंने देखा तो मैंने आरटीई का इस्तेमाल किया, उनसे पूछा कि आपके पास कितने चेयर हैं लोगों के बैठने के लिए, पब्लिक के टेबल कितने हैं आपके पास, वर्किंग टेबल्स कितने हैं, फैन कितने लगे हुए हैं पब्लिक के लिए और आपके स्टाफ के लिए। मैं हैरान हुआ, मैं जिस सादगी से, जिस क्लैरिटी से उस पीआईओ ने मुझे जवाब दिया। उसने कहा हमारे पास 3 चेयर हैं, एक टूटी हुई है, वो बैठने के काबिल नहीं है, 2 ठीक हैं पब्लिक के लिए, 2 टेबल हैं, उनमें से एक की टांग टूटी हुई है, और 2 पंखे हैं, उसमें से एक वर्किंग नहीं है, पिछले इतने साल से वर्किंग नहीं है। उसको रखने का फायदा क्या है? इससे अच्छा जवाब हमें आज तक कभी कहीं से नहीं मिला। पर जो चीज पूछी थी, जिस स्पिरिट में लोगों को लेकर पूछी थी, उसी के आधार पे उसने मुझे जवाब दिया। ऐसा जवाब मुझे आज तक कहीं से नहीं मिला, इतनी क्लैरिटी से नहीं मिला। तो ये फर्स्ट था पोस्ट ऑफिस से जब मुझे इतना अच्छा जवाब मिला। सर, आप आरटीआई के साथ साथ सिख कमेटी के लीडर भी हैं। हमने अक्सर आपको सिख कमेटी के लिए आवाज उठाते भी देखा है। इस टाइम पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों एंगल से जेकेयूटी में सिख कमेटी की सिचुएशन कैसी है? आप रिपीट कीजिए, एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट कीजिए मुझे। आप आरटीआई के साथ साथ सिख कम्युनिटी के लीडर भी हैं। हमने अक्सर आपको सिख कम्युनिटी के लिए आवाज उठाते भी देखा है। इस टाइम पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों एंगल से जेकेयूटी में सिख कम्युनिटी की सिचुएशन कैसी है? देखिए, मैं जहां आम पब्लिक के लिए काम करता हूं, वहां ये भी मैं समझता हूं मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में भी जरूर कुछ सोचूं। इसमें कोई गुनाह नहीं है। मैं पब्लिक का नुमाइंदा भी बन के अपने कौम के बारे में अगर कुछ अच्छा कर सकूं तो वो भी करूं। तो लेकिन ये हमने देखा कि हमारी एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप कोई खास नहीं रही, क्योंकि आज तक हमने कभी भी कोई भी अचीवमेंट हमारी नहीं रही। जो हमारी डिमांड्स आज से 30 साल पहले थी, वही आज भी स्टैंड करती हैं। कोई भी डिमांड्स हमारी सरकार ने नहीं मानी, चाहे वो सरकार कोई भी रही हो, चाहे एनसी की रही, चाहे कांग्रेस एनसी की रही, चाहे पीडीपी बीजेपी की रही, चाहे कोई भी सरकार रही, उन्होंने सिखों के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हमेशा कंटिन्यू रखा। मैं 2-4 मिसालें एग्जाम्पल्स उसको दे दूंगा। एक तो पंजाबी लैंग्वेज को जम्मू कश्मीर में खत्म किया गया। इसका क्रेडिट भी कहीं ना कहीं नेशनल काउंसिल को जाता है, क्योंकि पिछले 18-20 साल से ही पंजाबी को आस्ता करके फेज आउट किया गया, स्कूलों से निकाला गया बाहर, तो वो जाके कहीं ना कहीं। और अब जो इसका फाइनल, जो इसको जैसे हम कहेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो MOS होम है, उन्होंने ये कह के हमारी इस जो यूटी की नेशनल लैंग्वेज जो अभी एक्ट बना पास हुआ पार्लियामेंट से, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, उसमें पंजाबी को ये कह के बाहर निकाल दिया कि ये सिर्फ 2% लोग ही बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने उसको सिर्फ और सिर्फ सिखों की पॉपुलेशन के साथ जोड़ के देखा। जबकि पंजाबी जम्मू कश्मीर में मैं समझता हूँ 30 से लेकर 40% लोग, जिसे मुस्लिम भाई हैं हमारे, हिंदू भाई हैं हमारे, डोगरा हैं जम्मू के, ये लोग भी पंजाबी का इस्तेमाल करते हैं, पंजाबी बोलते हैं। लैंग्वेज कोई भी बुरी नहीं है, संस्कृत अच्छी है, डोगरी अच्छी है, उर्दू अच्छी है, लेकिन हर कम्युनिटी को अपनी लैंग्वेज के साथ प्यार होना चाहिए। तो लेकिन हमारी पंजाबी को कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता स्लोली करके खत्म करने की कोशिश सरकारों ने की। और फाइनल जो इसका जो हमें लास्ट जो हमें किया, एक बहुत बड़ा झटका दिया, वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया, जो हमारी पंजाबी माँ बोली को यहाँ से बिल्कुल खत्म कर दिया गया। इसके लिए ताज जिंदगी हमें दुख रहेगा, ताज जिंदगी सिख कौम को कभी माफ नहीं करेगी इस चीज के लिए। उसके अलावा आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में हमेशा ही पब्लिक सर्विस कमीशन में एक सिख नुमाइंदा रहा, हर कम्युनिटी का नुमाइंदा रहा, क्योंकि जो कहीं ना कहीं ये चीज देखे, भाई अगर कहीं कोई सिख कैंडिडेट आता है, उसके साथ कोई धक्का तो नहीं किया जाता, उसके साथ इंसाफ किया जाता है या नहीं, हर कम्युनिटी को वहां रिप्रेजेंटेशन दी जाती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ इस पार्टी में, बीजेपी के खास करके इस कोलिशन गवर्नमेंट में, जो ये कह के बरकरार इक़्तिदार में आई कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास हम साथ लेके चलेंगे, लेकिन उन्होंने इस सिख कम्युनिटी को अपने इस साथ के से बाहर निकाल दिया, मेंबर ने लिया। उसके बाद एक और चीज, बहुत बड़ी चीज हमारे साथ बेइंसाफी हुई। सर, पिछले दिनों डीलिमिटेशन टीम जम्मू आई थी, उनके समक्ष आपने या सिख ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डिमांड्स रखी थी? बिकॉज अब तो डीलिमिटेशन टीम का रिजल्ट भी आ गया है, तो क्या आप इस डिसीजन से सेटिस्फाई हैं? देखिए, डीलिमिटेशन का हमें ये ही उम्मीद थी इससे, क्योंकि ये डीलिमिटेशन कम, ये बीजेपी का अपना ही बनाया हुआ डीलिमिटेशन कमीशन था,
और उसको डिक्टेशन दे दी गई हुई थी भाई क्या करना है, किस किस कम्युनिटी को सीटें देनी है। तो ये डिसाइड हो चुका था कि माइनॉरिटीज कम्युनिटी में से कश्मीरी पंडित जो कश्मीर से डिस्प्लेस होके आए हैं उनको सीट देनी है। अभी इन्होंने जो 25 सीटें पीओजेके की, जो हमारी रिफ्यूजीज की सीटें 25 सीटें, उनमें से 6 सीटें जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड की। लेकिन मैं समझता हूं अगर पाकिस्तान से अगर कोई रिफ्यूजी माइग्रेंट होके आए तो उसमें से सबसे बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी तादाद सिखों की थी। तो सिखों के लिए कोई भी सीट ना देना, इससे ज्यादा बेइंसाफी सरकार हमारे साथ और क्या करेगी। क्योंकि इन्होंने कहा जी सब डेपुटेशन आगे जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो कमीशन जम्मू में आया हुआ है उनसे मिलिए। उससे मिलने का फिर फायदा ही क्या था? अगर आपने सिखों को कुछ, सिखों की बात माननी ही नहीं थी, सिखों के लिए सीट रिजर्वेशन रखनी ही नहीं थी, तो फिर उससे डेपुटेशन का मिलने का फायदा ही क्या था? तो वो वहां पर डेपुटेशन के सबने यही डिमांड की 2 जम्मू से सीट दीजिए, 2 कश्मीर से दीजिए। चलो आप 2 नहीं दी, कम से कम एक सीट तो कम से कम दीजिए। क्योंकि जब तक किसी कम्युनिटी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी असेंबली में, तो उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी, उनके मुद्दों को कौन हल करेगा, उस कौम के जो ग्रीवेंसीज है वो कौन देखेगा, उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा असेंबली में। तो ये सरकार ने, ये उमर साहब की सरकार में शुरू हुआ, क्योंकि फारूक साहब जब तक रहे उन्होंने फिर कोशिश की कोई ना कोई सिख लीडर लेने की। लेकिन जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार आई, उसने अपने दोनों टेन्योर में किसी भी सिख को वहां लीडर नहीं, अपने असेंबली में नहीं लिया। फारूक साहब ये कहते हैं कि आप जिता के भेजो। फारूक साहब को गुरुद्वारे से भी स्पीच करते हुए मैंने एक बार गुरुपुर पे कहा था, फारूक साहब जो अपर हाउस है ना, उसका मकसद यही था, अपर हाउस लाने का मकसद यही था कि अपर हाउस में जो अनरिप्रेजेंटेटिव सेक्शन ऑफ सोसाइटी रह जाए उसको अपर हाउस में लेकर उसको बैकडोर एंट्री दी जाए, ताकि उसको नुमाइंदगी असेंबली में मिले। एक बार और करूंगा, जब चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब जब हटे, महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनी, तो महबूबा मुफ्ती ने जब कैबिनेट बनाई, उस कैबिनेट में उन्होंने लद्दाख से तो मिनिस्टर दिया, लेकिन उसने करगिल से कोई मिनिस्टर नहीं दिया। तो उमर साहब को बहुत दुख हो गया। उमर से कहा देखो जी, हमारी कम्युनिटी के लोग जो करगिल से हैं, वहां से कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री आपने नहीं लिया, तो उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी, उनके दुख दर्द कौन सुनेगा। उन्होंने ट्वीट किया, तो मैंने भी उमर साहब को रीट्वीट किया। मैंने कहा उमर साहब, आप भी यहाँ पावर में रहे, क्या ये चीज सिखों के बारे में आपने नहीं सोची? भाई अगर इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दूंगा तो इनके बारे में क्या होगा, इनका हाथ कौन पकड़ेगा, इनके ग्रीवेंसेस कौन सुनेगा, इनका दुख दर्द असेंबली में कौन बयान करेगा। आप जब कोई चीफ मिनिस्टर बनता है वो किसी कम्युनिटी का नहीं रह जाता, वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे आ जाता है, वो सारी कम्युनिटीज का न्यूट्रल सा एक चीफ मिनिस्टर होता है, सिर्फ अपनी कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं, हर कम्युनिटी के दुख दर्द को और उनकी नुमाइंदगी को सुनिश्चित इंश्योर करने के लिए वो होता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये अफसोस है मुझे कि ऐसा आज भी ये जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो सामने प्रपोजल आया है, सिखों का उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि सिखों को ये हमेशा ही सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट करते हैं। सिर्फ ये खोखले वायदे हैं, खोखले ना रहे, सबका साथ सबका विकास, कभी भी सबका साथ समझ कर सिखों को इंक्लूड नहीं किया गया। सर टाइम लिमिटेड होने के कारण आज बस इतना ही। सो बिफोर कंक्लूजन आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहूंगा कि जहां जहां बैठे हैं, तो अगर सोसाइटी की तरफ अगर हम हमेशा ही सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि ये देश ने हमें क्या दिया, हमारा ये, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी बनती हैं। अगर हम आए हैं सिर्फ अपना ही ना सोचे, कभी ना कभार अपने समाज का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपनी रियासत का, अपने देश के बारे में जरूर सोचें। जितना हम इनके लिए भी कंट्रीब्यूट कर सके, मैं समझता हूँ ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज बनती हैं कि अगर आपके पास खाने के लिए बहुत कुछ है तो आप अपने नेबर में अगर कोई भूखा है उसके बारे में सोचें, आपके समाज में, आपकी कम्युनिटी में, आपके रियासत में कोई और भूखा तो उसको खिलाने की कोशिश कीजिए। बाकी जो चीज आपके पास है, सपोज अगर हमारे पास आरटीए एक्ट है, आरटीए का एक टूल है, तो इसका इस्तेमाल करके मैं मैक्सिमम लोगों के बेनिफिट के लिए क्या कर सकता हूँ, और मैंने किया भी है। 5-6 पीएल भी लगाई और काफी उससे इम्पैक्ट भी हुआ। मेरी एक पीएल के ऊपर 321 डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट हुई। इसलिए सारे लोग अगर ऐसे ऐसे हर मोहल्ले में से या एरिया वाइज लोग निकल के आए तो समाज का बहुत बड़ा भला हो सकता है। तो आइए, जहां आप अपने लिए हमेशा कुछ करते हैं, कुछ वक्त अपने समाज के लिए भी निकालें, अपनी रियासत के लिए भी निकालें, अपने देश के लिए भी निकालें, तब जाके हम एक अच्छा भारत, अच्छी रियासत और अच्छा एनवायरनमेंट पैदा कर सकते हैं। आपका भी इसमें बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। सर अपना प्रीशियस टाइम शो को देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, चिट चैट शो में आज बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही किसी नई पर्सनैलिटी से विद आवर शो चिट चैट विद दलजीत वजीर। देखते रहिए न्यूज रिव्यूज। जय हिंद, जय भारत।